विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय क्षत्रहिताय नागाननाय सितशार्पविभूषणाय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सभी अपने स्थान पे विराजे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम पूज्य श्री तनसिंह जी के छाया चित्र पे दीप प्रज्वलन के लिए माननीय भगवान सिंह जी साहब, माननीय महावीर सिंह जी साहब पधारे। उस तरफ से फोटो नहीं आएगी। भंवरलाल जी जांगीड़ से पुनः आग्रह है कि आप मंच पे पधारें। समाज सेवी भंवरलाल जी जांगीड़। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम की भूमिका के लिए मैं रेवंत सिंह जी पाटोदा से निवेदन करूंगा कि रेवंत सिंह जी जय संघ शक्ति। मेरे जैसे हजारों लोगों को अंगुली पकड़कर श्रेष्ठता के मार्ग पर अग्रसर करने वाले मेरे जीवन के मार्गदर्शक माननीय भगवान सिंह जी को सादर नमन। सम्मानित मंच एवं उपस्थित बंधुओं एवं भगिनियों, श्री प्रताप फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये किसान सम्मेलन क्यों आयोजित किया जा रहा है, ऐसी क्या प्रेरणा है जो श्री प्रताप फाउंडेशन को किसान सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रेरित कर रही है। किस पृष्ठभूमि में ये किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए मुझे आदेश हुआ है। श्री प्रताप फाउंडेशन श्री क्षत्रिय युवक संघ का आनुषंगिक संगठन है जो राजपूत समाज में काम करता है। तब हम लोगों के मन में एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि जो संगठन राजपूत समाज के लिए काम करता है, राजपूत समाज में पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए काम करता है, वह किसान सम्मेलन का बीड़ा क्यों उठा रहे? क्या किसान संघ नहीं है? बहुत सारे किसान संघ बने हुए हैं, बहुत सारी किसान यूनियन बनी हुई है।
तो फिर दा फाउंडेशन को इस तरह से किसान सम्मेलन आयोजित करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्यों इस तरह का किसान सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो उसके लिए हमें उस पृष्ठभूमि को जानने के लिए थोड़ा सा क्षत्रिय युवक संघ को जानना पड़ेगा। क्षत्रिय युवक संघ आज से 76 वर्ष पूर्व है बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद, राजस्थान के संयुक्त विपक्षी दल के नेता रहे, प्रथम विधानसभा में संयुक्त विपक्ष दल के नेता रहे पूज्य तनसिंह जी द्वारा 22 दिसंबर 1946 को स्थापित किया गया। क्यों स्थापित किया? क्या आवश्यकता पड़ गई तनसिंह साहब को क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना करने की? उसके पीछे एक पीड़ा है। वो पीड़ा क्या है? वो पीड़ा भारत की पीड़ा है। वो पीड़ा हमारी संस्कृति की पीड़ा है। और यदि उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की बात करें तो वह विश्वात्मा की पीड़ा है। वह पीड़ा क्या है? वह पीड़ा है कि पिछले हजारों वर्षों से भारत की संस्कृति का जो अपसंस्कृतिकरण हुआ, उसके परिणाम स्वरूप भारत विभाजित होता गया। और भारत ज्यों-ज्यों विभाजित हुआ, भारतीयता खंड खंड होती गई। और जितनी ज्यादा भारतीयता खंड खंड हुई, उतना ही अधिक संसार का दिग्दर्शन समाप्त हो गया। तो पूज्य तनसिंह जी की पीड़ा यह है कि जो संसार का दिग्दर्शन किया करता था भारत, जिस भारतीयता के बल पर संसार का दिग्दर्शन किया करता था, जिस भारतीयता के बल पर भारत विश्व गुरु कहलाया करता था, जिस भारतीयता के बल पर भारत सोने की चिड़िया कहलाया करता था, वह संपूर्ण भारतीयता खंड खंड होती गई और वह विखंडन निरंतर जारी है। और कालांतर में वह विखंडन पिछले 200-250 सालों में एक इस तरह की संस्कृति के संपर्क में आया जिनका काम ही विखंडन था, जो विखंडन के बल पर अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। और उसका परिणाम यह हुआ कि आदर्श भारतीय व्यवस्था भी विखंडन का कारण बन गई। हालांकि भारत की इसी व्यवस्था में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं तब कायम थी जो उस विखंडन को समाप्त कर सकती थी, लेकिन उन व्यवस्थाओं की, क्योंकि स्वभावतः व्यक्ति नीचे की तरफ प्रवाहित होता है, हर चीज का स्वभाव नीचे की तरफ प्रवाहित होना होता है। यदि हम पानी की टंकी पे यदि ऊपर पानी हो, नल खोलें तो तुरंत पानी नीचे आ जाता है, लेकिन नीचे से यदि ऊपर पानी को ले जाना होता है तो प्रेशर पंप लगाना पड़ता है। तो वैसी की वैसी स्थिति इस विखंडन वाली स्थिति के साथ बनी और उसके कारण से हमारे समाज में मौजूद आपस में जोड़ने वाले तत्वों को हम भूलते गए और विखंडित होने वाले तत्वों की ओर बढ़ते गए। क्षत्रिय संघ का ऐसा चिंतन है कि हमारे समाज में वो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं जो हम लोगों को जोड़ती है। और जोड़ने वाली व्यवस्थाओं पे यदि हम काम करना प्रारंभ करें, हम विखंडन का विरोध करें, हम विखंडन के खिलाफ नारे लगाएं, हम विखंडन के खिलाफ आंदोलन करें, हम विखंडन के खिलाफ प्रचार करें, उसकी बजाय हम जोड़ने वाले तत्वों को ढूंढना प्रारंभ करें, जोड़ने वाले तत्वों पर काम करना प्रारंभ करें, तो निश्चित रूप से विखंडन का परिणाम, जो विखंडन हो रहा है, वह विखंडन के विपरीत हमारा संगठन बनना प्रारंभ हो जाएगा। और ऐसा ही एक विषय है कृषि, ऐसा ही एक शब्द है कृषक, ऐसा ही एक व्यवसाय है कृषि, जो हमारे को जोड़ने का काम करता है, जो जोड़ने वाली व्यवस्था विकसित करता है। 10-12 दिन पहले एक पत्रकार, सीनियर पत्रकार है, उनके साथ बैठने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में
भारत में जो आंदोलन हो रहे हैं वो आंदोलन वर्ग के आंदोलन नहीं होके जाति के आंदोलन हो गए। अब यदि विद्यार्थियों का आंदोलन होता है तो जाट विद्यार्थियों का अलग आंदोलन होता है और राजपूत विद्यार्थियों का अलग आंदोलन होता है। एससी विद्यार्थियों का अलग संगठन बना हुआ है और एसटी विद्यार्थियों का अलग संगठन बना हुआ है। और परिणाम क्या होता है कि विद्यार्थी वर्ग का आंदोलन नहीं रह के वो जाति का आंदोलन हो जाता है। यदि किसान आंदोलन होता है तो भी जाति के आधार पर होता है। यदि कर्मचारियों के संगठन बनते हैं तो भी जाति के आधार पर संगठित होकर वो आंदोलन करते हैं। और परिणाम स्वरूप जिस वर्ग की बात की जानी चाहिए वह वर्ग की बात नहीं होकर किसी विखंडन के वो वर्ग विखंडित हो जाता है। तो फिर क्या जाति बुरी है? तो आजादी के बाद यदि हम देखें तो सर्वाधिक गाली जिस शब्द को पढ़ी है वो जाति को पढ़ी, और वो सर्वाधिक भाषण जिस शब्द के विरुद्ध दिए गए हैं वो जाति के खिलाफ दिए गए हैं। और आजादी के बाद सबसे ज्यादा जातिवाद बढ़ा है। जिस चीज को मिटाना चाहिए वो तो बढ़ रहा है, और जो जाति हमारा परिवार हुआ करता था उसके हम खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उस जाति की बुराई जो है उसको मिटाने की बजाय, क्योंकि हम जिस संस्कृति के संपर्क में आए वो एंटीबायोटिक संस्कृति है। आजकल हम एंटीबायोटिक गोली लेते हैं, वो एंटीबायोटिक गोली केवल बीमारी वाले बैक्टीरिया को ही नहीं मारती है, वो हमारे शरीर के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मार देती है। और ऐसा का ऐसा इस जाति वाले भी हुआ कि जाति का जो सबल पक्ष था, जाति का जो उज्जवल पक्ष था, उस पर काम करने की बजाय हमने उसका तो विरोध किया और जो जातिवाद का जो शब्द है उसको बढ़ाने का प्रयास किया। और ये पिछले 70 सालों में लगातार चल रहा है। और दुर्भाग्य से राजनीति ने इसको बहुत ज्यादा हरा दिया, और उसका परिणाम है कि आज हम जो परिवार साथ में बैठकर, पता नहीं चलता था कि गांव में आज के बहुत ज्यादा दूर पीछे नहीं जाए, आज के 20 साल पहले की यदि हम बात करें तो किसी परिवार का दर्द जाति के आधार पर नहीं बांटा जाता था, लेकिन आज वह दर्द जाति के आधार पर बांटा जाने लगा। कारण जातिवाद, और दूसरा कारण उस जातिवाद को बढ़ाने वाली राजनीति। इसलिए आप लोगों को मैं निवेदन कर दूं, कोई राजनीति के खराब नहीं है, लेकिन कुछ कार्यक्रम तो ऐसे करना शुरू करें जिसमें राजनीति के नहीं बोले, राजनीति के ज्ञान नहीं दे, वो समाज की बात सुने। इसलिए इस कार्यक्रम में कोई भी राजनीति के वक्ता नहीं होगा। इस कार्यक्रम में वक्ता आम आदमी होगा, राजनीति की आज हमारी बात सुनेंगे। और वो इसीलिए किया जा रहा है कि आप देखें, थोड़ा आत्मचिंतन करें कि वास्तव में समाज चाह क्या रहा है, और आप जो नेतृत्व देने वाले लोग हैं वो उसको ले जा किधर रहे हैं। तो मैं बात किसान सम्मेलन की कर रहा था। छात्र प्रताप फाउंडेशन की नजर में, क्षत्रिय संघ की नजर में कृषि जो है वो जोड़ने वाला तत्व है, कृषक जोड़ने वाला तत्व है। कृषक केवल आंदोलन करने वाला तत्व नहीं है, कृषक केवल मुठ्ठियां बांधकर धरने देने वाला शब्द नहीं है। कृषि हम सब लोगों को बांधने वाला शब्द है, कृषि हम सब लोगों को बांधने वाला व्यवसाय है। और इस दृष्टिकोण से हमने देखना ही बंद कर दिया। हम देखें हमारे गांव में समाज का कौन सा वर्ग ऐसा जो है जो कृषक नहीं है। किसी की जमीन है, कोई खेती करता है, कोई खेतीहर मजदूर है, कोई खेती की उपज का विपणन करता है, कोई खेती के लिए धन उपलब्ध करवाता है। हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो थी, और उस अर्थव्यवस्था के से प्रभावित होने वाली समाज व्यवस्था जो थी, वो पूरी की पूरी कृषि के कारण आपस में बंधी हुई। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि, और ये भी आपको मैं बता दूं कि इस पिछले 70 साल के काल में जितनी जाति को गाली दी गई है, उतनी ज्यादा खेती की बातें की गई। किसान हित की बात
कृषकों के हित की बात, कृषि के विकास की बात, कृषि को आगे बढ़ाने की बात जितनी पिछले 70 सालों में हुई है, उतनी शायद पिछले कोई 100 साल, 200 साल, 500 साल में भी नहीं हुई। और उसके बावजूद भी उस कृषि के कारण जो हमारा कृषि को हमने केवल क्या बना दिया, व्यवसाय बना दिया, कमाई का साधन बना दिया। प्रताप फाउंडेशन कहता है थोड़ा पीछे लौट कर देखो, कृषि कमाई का साधन नहीं है, कृषि हमारी संपूर्ण सामाजिक और अर्थव्यवस्था का आधार है। वो हम लोगों को जोड़ने वाला साधन है, हम लोगों को बांधने वाला साधन है। जो कृषक होगा उसके पशु होगा, जो पशु होगा वो दूध का उत्पादक होगा, जो दूध का उत्पादक होगा उससे दूध लेने जाएंगे, जो दूध लेने जाएगा वो मजदूर होगा तो वो उसके घर पे खेती करने जाएगा, वो खेत में खेती करने जाएगा। किस तरह से खेती है हम लोगों को सबको जोड़ती है, वहां कोई जाति का बंधन नहीं रहता है। लेकिन इस विषय में सोचना ही हमने बंद कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कृषक भी, कृषि भी कुछ जाति समूह को संबंधित होकर और वो विघटन वाला कारण बना। हमने मान लिया कि हम तो कृषक है ही नहीं, हम तो खेती से कोई संबंध रखते ही नहीं है, और जो ही हमने खेती को पेट पालने का साधन मात्र मान लिया तो हमने खेती जो हमारी मां हुआ करती थी, जमीन, उस पर भी हमने जहर डालना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि उद्देश्य केवल क्या हो गया कि जो कृषि जैसा पवित्र धंधा था, हम देखते हैं होली में क्या होता है, जब होली मंगलाने से पहले जाते हैं तो होली मंगलाने के समय जो वो खड्डा खोद के पूजा करते हैं, किसको बिठाते हैं? कृषक को बिठाते हैं। क्यों बिठाते हैं? क्योंकि वो आधार है, कृषि हमारा आधार था, जो केवल अर्थ का आधार नहीं था, हमारी समाज व्यवस्था का भी आधार था। इस दृष्टिकोण से हम कृषि को देखना प्रारंभ करें और इसलिए इस पृष्ठभूमि में, इस प्रेरणा से कि जो विघटन होता जा रहा है समाज में, क्षत्रिय संघ क्योंकि भारतीयता की बात करता है, क्षत्रिय संघ क्योंकि भारतीय संस्कृति की बात करता है, क्षत्रिय संघ क्योंकि दायित्व बोध की बात करता है, इसलिए क्षत्रिय संघ ये भी मानता है कि समाज में जितनी तरह की विकृति होती है, उन सभी विकृतियों के विरुद्ध काम करने का, उन विकृतियों के विरुद्ध का मतलब उन विकृतियों के विपरीत गुण को विकसित करने का काम भी हम लोगों को किसी न किसी रूप में प्रारंभ करना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि साहब हमने कुर्सियां तो इतनी लगाई, भरी हुई तो इतनी सी है, तो फिर क्या हुआ आपका, तो ये कार्यक्रम ठीक नहीं हुआ। तो क्षत्रिय संघ गीता का साधक है, जो प्रारंभ में विश्वास करता है, परिणाम में विश्वास नहीं करता। इसलिए प्रताप फाउंडेशन जो क्षत्रिय संघ का अनुसांगिक संगठन है, उसने भी इस विषय पे काम करना प्रारंभ किया। जो राजपूतों का संगठन है, उसने इस विषय पे काम करना प्रारंभ किया कि हम लोग, हो सकता है हम कब तक सफल होंगे ये अलग विषय है, हम कितने किसान सम्मेलन कर, केवल कृषि नहीं, ऐसे बहुत सारे विषय जिन पर काम कर रहा है क्षत्रिय संघ, जो हम सब लोगों को जोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय है जिनको ढूंढ रहा है क्षत्रिय संघ, जो हम सब लोगों को हमारे बीच का जो अंतर संबंध है उसको मजबूत कर सकता है। और उनमें से एक विषय है कृषि। हो सकता है क्षत्रिय संघ को क्या पता कितने वर्ष लगे, जब प्रारंभ हुआ था क्षत्रिय संघ तो कोई जानता नहीं था, और पिछले वर्ष एक छोटे से आह्वान पर हमने देखा कि सैलाब उमड़ पड़ा, क्योंकि वो 75 वर्ष की साधना निरंतर परिणाम की चिंता किए बिना प्रारंभ किया था बुद्धिदत्त सिंह जी ने, और उसका परिणाम धीरे 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 प्रकट होने लग गए। तो वैसे के वैसे प्रारंभ परिणाम की चिंता किए बिना प्रताप फाउंडेशन जो क्षत्रिय संघ का अनुसांगिक संगठन है, उसने संघ से प्रेरणा लेकर ये तय किया कि एक विषय जो हम सब लोगों को जोड़ने वाला है वह कृषि भी है, इसलिए इस विषय पर काम करना प्रारंभ करना चाहिए। और जो जातियों का विखंडन पैदा हुआ है, उस विखंडन के विरुद्ध जो जातिवाद का जहर देश में फैला है, मैं फिर निवेदन कर दूं, क्षत्रिय संघ बिल्कुल जाति के खिलाफ नहीं है। आप लोगों को बुरा लगेगा इस तरह की बात कर, क्षत्रिय संघ जातिवाद के खिलाफ। और दुर्भाग्य से इस देश का जितना भी एलाइट वर्ग है, जो अपने आप को देश को चलाने वाला बुद्धिमान मानता है, वो सभी लोग जाति के खिलाफ बात करते हैं और जातिवाद को पोषित करते हैं। इसके विपरीत हो सकता है हम लोगों के पास इतने संसाधन नहीं हो सकता है
नहीं पाए, हो सकता है हम बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर क्योंकि क्षत्रिय संघ की प्रेरणा गीता है, वो कहती है प्रारंभ का कभी नाश नहीं होता, और परिणाम की चिंता किए बिना जो प्रारंभ कर देता है वो अंततः परिणाम को प्राप्त भी होता है। समय लग सकता है, अपने ही जीवन में परिणाम देखने का मोह छोड़कर जो लोग काम प्रारंभ कर देते हैं, उन लोगों के जीवन चला जाने के बाद पीढ़ियों बाद भी उनको याद किया जाता है और उनसे प्रेरणा ली जाती है, जैसा हम पूज्य तनसिंह जी से लेते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से, इसी पृष्ठभूमि से कि खेती जो हम सब लोगों को जोड़ने वाला विषय है, उस विषय को कैसे समाज के बीच में इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि हम किस तरह से किसान नाम पर साथ बैठ सकते हैं, हम किस तरह से कृषि के नाम पर साथ बैठ सकते हैं, हम किस तरह से कृषि के कारण जो हमारी अंतर्निर्भरता है उस निर्भरता को उभार कर एक दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं, इस विषय पर भी हम सोचना प्रारंभ करें। आप लोग कहेंगे कि बुलाया तो किसान सम्मेलन है और आपने समर्थन मूल्य की तो बात ही नहीं करी, तो फिर किसानों की मांग के बारे में बात नहीं करी तो फिर कहेगा किसान सम्मेलन, उस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रदा फाउंडेशन द्वारा किसान सम्मेलन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य किसानों की मांग नहीं है। प्रदा फाउंडेशन द्वारा किसान सम्मेलन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य कृषि को हमारे जोड़क तत्व के रूप में विकसित करने का काम है, उसको उभारने का काम है, उसको पहचानने का काम है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि किसानों की मांग पर बात नहीं की जानी चाहिए, उनके अधिकारों पर बात नहीं की जानी चाहिए, निश्चित रूप से की जानी चाहिए। इसलिए इस किसान सम्मेलन के बाद भी हम एक मांग पत्र आप सब लोगों के सहमति से प्रशासन को सौंपेंगे और किसानों की समस्याओं के बारे में भी आगे वाले वक्ता है वो बात करेंगे। लेकिन इस बात को और फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम उन लोगों को पहचाने जो किसान हित की बात करते हैं, केवल बात, उसके बजाय हम किसान हित पे काम करना प्रारंभ करें। और वह काम जब होगा जब हमारी इंटीग्रिटी डेवलप होगी, हमारे संबंधों की गहनता पैदा होगी, हमारी अंतर्निर्भरता को हम पहचान पाएंगे और उस अंतर्निर्भरता के लिए कृषि किस तरह से सहयोगी है उसको हम स्थापित कर पाएंगे। इस पृष्ठभूमि में ये किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आगे जो वक्ता आएंगे उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि इस पृष्ठभूमि को ध्यान रखते हुए वो अपनी बात कहें। जय श्री। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी से निवेदन है कि कार्यक्रम में किसी भी वक्ता का भाषण हो तालियां नहीं बजाई। पिपराली प्रधान श्रीमती मनोहरी देवी जी, सीकर के उप जिला प्रमुख तारा सिंह जी दायल, गोवर्धन जी वर्मा पूर्व विधायक पधारे, मंच पे सुशोभित। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्री प्रताप फाउंडेशन द्वारा सभी किसानों से बातचीत करके एक सहमति पत्र, मांग पत्र के रूप में तैयार किया गया है, जिसका वाचन करने के लिए श्री शेर सिंह जी गौरी मंच पे पधारे। मंच और मेरे किसान भाई सभी किसानों से मिलकर जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में एक सर्वसम्मति से एक 14 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया है, जिसको मैं आपके प्रस्तुत बताने जा रहा हूं। क्रम संख्या 1 में है, केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची से वंचित फसलों को भी इस सूची में शामिल किया जाए। क्रम संख्या 2 है, फसल बीमा योजना के दोषपूर्ण मापदंडों के कारण यह किसानों के लिए अपेक्षित लाभ पर
नहीं बन पा रही है, इसलिए इसके मापदंडों में बदलाव किया जाए एवं इसे अधिकतम किसान हितैषी बनाने के लिए प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। क्रम संख्या 3 में है किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों में छोटे एवं सीमांत किसानों को ब्याज में अतिरिक्त छूट दी जाए। क्रम संख्या 4 में है राजस्थान, दिल्ली व हरियाणा के बीच 1994 में हुए यमुना जल समझौते को लागू करवाया जाए एवं राजस्थान में बनने वाली नहरों आदि ढांचागत निर्माण को प्रारंभ किया जाए। क्रम संख्या 5 है सीकर जिला प्याज का अग्रणी उत्पादक है, लेकिन पर्याप्त विपणन व भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण प्याज किसान बदहाली के शिकार हैं। इसलिए भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की समुचित व्यवस्था की जाए तथा प्याज का समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। क्रम संख्या 6 में है मनरेगा योजना को कृषि से जोड़ा जाए एवं नागौर जिले की तरह मनरेगा की तरह सीकर में भी खेत में टांका निर्माण की अनुमति दी जाए। क्रम संख्या 7 है वर्षा जल संग्रहण हेतु फार्म पॉन्ड योजना के तहत फार्म पॉन्ड स्वीकृति की संख्या बढ़ाई जाए। क्रम संख्या 8 बारानी खेती के क्षेत्र में जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि यहाँ उत्पादित कृषि एवं दुग्ध उत्पादकों को राष्ट्रीय पहचान मिल सके और यहाँ के फसलों, यहाँ के किसानों को प्रोत्साहन मिल सके। साथ ही कृषि संबंधी समस्त योजनाओं में जैविक कृषकों को प्राथमिकता दी जाए। क्रम संख्या 9 जिले में लंबित कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से अविलंब जारी किए जाए एवं नलकूपों व बिजली कनेक्शन के समय ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे आदि समान समय पर उपलब्ध करवाया जाए तथा कृषि कार्य हेतु पर्याप्त बिजली सप्लाई निर्बाध रूप से दिन में दी जाना सुनिश्चित की जाए। क्रम संख्या 11 है पशुओं में होने वाली लंपी जैसी जानलेवा बीमारियों का पंचायत स्तर पर नियमित सर्वे किया जाए ताकि समयबद्ध उपचार की व्यवस्था हो सके एवं मृत पशुओं की बीमा राशि का समय पर भुगतान हो सके। क्रम संख्या 12 गौशालाओं को लाभकारी एवं उत्पादक बनाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोमूत्र एवं गोबर से विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाए। क्रम संख्या 13 किसानों को अनुदानित कृषि यंत्रों को खुले बाजार से खरीदने की अनुमति दी जाए एवं अनुदान राशि का समयबद्ध भुगतान किया जाए। क्रम संख्या 14 किसानों के लिए बीज व खाद की समुचित एवं समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। क्रम संख्या 15 है कृषि भूमि के विरासत नामांतरण के साथ ही बंटवारे व खेत तक जाने का मार्ग सुनिश्चित करने का कानून बनाया जाए। धन्यवाद। श्री प्रताप फाउंडेशन के इस कार्यक्रम की भूमिका के बारे में रेवंत सिंह जी ने बताया। अगले वक्ता से मैं निवेदन करूंगा कि उस भूमिका के इर्द गिर्द ही अपनी बात संक्षेप में रखें। डॉक्टर केताराम जी कुमावत समाज से 5 मिनट में अपनी बात रखें। सम्मानित मंच, उपस्थित मातृशक्ति और पंडाल में उपस्थित सभी किसान भाई, मेरे से कोई वरिष्ठ है तो उनको मेरा प्रणाम, सबको नमस्कार। जातियों में किसान विखंडित हो गया और उस विखंडन को
मिटाने के लिए श्री प्रताप फाउंडेशन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ये एक सराहनीय बात है। हम वैदिक संस्कृति को मानने वाले हैं और वैदिक संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं हम। वहां बंटवारे का कोई प्रश्न होता ही नहीं है। हमारी तो जाति मनुष्य है और मनुष्य जाति में सब बराबर हैं। जहां तक किसान की बात है, किसान को धरती पुत्र कहा जाता है, अन्न देवता कहा जाता है और अभी बताया गया कि किसान समाज को जोड़ने वाला है। हमारी तो संस्कृति ही प्रारंभ से ही कृषि आधारित रही है। जो संस्कृति पनपी उसमें कृषि का ही महत्व रहा है और कृषि गोपालन और पशुपालन और गो आधारित कृषि रही है और जैविक कृषि की परंपरा ही हमारे यहाँ रही है। भूमि को हमने कभी कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं। पहले अभी पिछले 60-70 सालों में कुछ विशिष्ट कारणों से रासायनिक खेती की जाने लगी, जिससे हमारी जमीन मृदा स्वरूप हो गई है, मृत समान हो गई है। उसमें जो उपयोगी बैक्टीरिया थे जो कृषि की भूमि को उपजाऊ बनाते थे वो समाप्त हो गए हैं। केंचुए भी समाप्त हो गए हैं क्योंकि हमने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जैविक कृषि को अगर प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वो बात भी समाप्त हो जाएगी और किसान आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए प्रताप फाउंडेशन ने एक डिमांड का चार्टर तैयार किया है और उसके अनुरूप अगर काम होता है तो निश्चित रूप से किसान आत्मनिर्भर बनेगा। हमारे यहाँ किसानों को विशेष जो समस्या है वो पानी की है। अब नहर से पानी की बात की जा रही है, लेकिन उसमें बजट भी बड़ा लगेगा और उसमें समय भी बहुत लगेगा। तो अभी तात्कालिक समाधान जो चार्टर में फार्म पॉन्ड बनाने की बात की है वो बिल्कुल उपयुक्त है और फार्म पॉन्ड बनाकर वर्षा जल संग्रहण से कृषि में जो जल समस्या है उसका निवारण किया जा सकता है। मैंने जो अपने फार्म पर किया है उसके बारे में मैं आपको थोड़े से शब्दों में बताता हूं। मेरे यहां न तो ट्यूबवेल है और न ही बिजली का कनेक्शन है। इसके बावजूद केवल वर्षा जल संग्रहण से और सौर ऊर्जा के उपयोग से 10,000 वर्ग मीटर में तो जोजोबा का बगीचा विकसित किया है और 2,000 वर्ग मीटर में पॉली हाउस में जैविक विधि से खेती होती है और 4-5 देसी गाय मैं रखता हूं और देसी गायों पर आधारित ही वो खेती की जाती है। मेरे यहाँ 0 बजट वाली खेती होती है। न तो बिजली का खर्चा है, न पानी का खर्चा है और न ही बीज का खर्चा है। किसान उन्नत तभी होगा, आत्मनिर्भर तभी होगा जब वो 0 बजट खेती को अपनाएगा। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि अभी जो व्यवस्था है उसमें तात्कालिक समाधान यही हो सकता है कि किसान के खेत में अगर पानी पहुंचाना है तो फार्म के लिए
जो भी किसान आवेदन करे उसको सब्सिडी प्राप्त हो। और सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। अब बिजली किसान को सीमित मात्रा में मिलती है, मात्र 5-6 घंटे ही मिलती है। बिजली उत्पादन होती है या तो कोयले से, कोयले की मात्रा सीमित है, कभी कभी भंडार खाली भी हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारे यहां राजस्थान में सूर्य भगवान की बहुत कृपा होती है, सौर ऊर्जा का उत्पादन बहुत हो सकता है। इसलिए खेत में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए जो भी किसान चाहे उसको सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए सब्सिडी मिले तो किसान की जो तात्कालिक समस्याएं हैं वो समाधान हो जाएगी और किसान आगे बढ़ पाएगा। मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए श्री प्रताप फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद केदाराम जी। अगले वक्ता के रूप में मैं संपत सिंह जी चारण से निवेदन करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात करें। इस किसान सम्मेलन के कार्यक्रम में श्रीमान प्रेम सिंह जी बाजोर, पूर्व सैनिक कल्याण राज्य मंत्री व पूर्व विधायक नीमका दाना पधारे हैं। आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार और प्रेरणा स्रोत हमारे बीच उपस्थित माननीय भगवान सिंह जी रोल साहब सर, सम्मानित मंच, उपस्थित मातृशक्ति एवं प्रबुद्ध समाजजनों का अभिवादन। कार्यक्रम की भूमिका के रूप में आदरणीय उम्मेद सिंह जी पाटोदा ने विषय प्रस्तुत किया। उनका यह भी संकेत हमें सुनने को मिला कि राष्ट्र में सांस्कृतिक प्रदूषण बहुत तेजी से विषाणु की तरफ फैला। सांस्कृतिक प्रदूषण से समाज को बचाना, इस नाते से रेवत सिंह जी पाटोदा ने पूज्य तन सिंह जी के चिंतन के परिणाम स्वरूप समाज जीवन में जैसा हमारे समाज में होता आया है, जब जब भी कोई आवश्यकता होती है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में किसी न किसी महापुरुष को भेजता ही है। तन सिंह जी आए, आपने एक संस्था की स्थापना की और वो आवश्यकता अनुसार अपनी क्रियाएं समाज में करती ही है। लेकिन जब हम हमारे इस देश को देखते हैं तो दो बातें हमारे स्पष्ट तौर पर ध्यान में आती है। देश कैसा था, कैसा है, लेकिन कैसा था उस गौरवपूर्ण इतिहास की आज की हमारी पीढ़ी को कितनी जानकारी है, ये एक यक्ष प्रश्न खड़ा होता है। इस देश में इस्लामी आक्रमण हुए, इस देश में अंग्रेजों की एक लंबे समय हुकूमत रही। दुष्टता और अपराधी सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं होते हैं। अंग्रेज एक बहुत उच्च कोटि के बौद्धिक अपराधी थे और उन्होंने इस देश के ज्ञान के भंडार पर जो प्रहार किया, उसका पहला आक्रमण हमारी शिक्षा व्यवस्था पर हुआ। किसी विद्वान ने कहा भी है कि किसी देश की संस्कृति को यदि तबाह करना है तो वहां की शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दीजिए, संस्कृति अपने आप तबाह हो जाएगी। हमारे विश्वविद्यालय, हमारी प्राथमिक पाठशालाएं हर गांव में उपलब्ध हुआ करती थी। आज के 300-400 साल पहले लगभग 5 लाख प्राथमिक विद्यालय इस भारत भूमि में हुआ करते थे। समाज पोषित होते थे, पाठ्यक्रम पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था और अनेकों प्रकार की विद्याएं, अनेकों प्रकार की दक्षताएं गुरु के माध्यम से समाज के विद्यार्थियों को सीखने का अवसर मिलता था। तब होता था राष्ट्र निर्माण। उसके उलट जो वर्तमान मेघालय आधारित शिक्षा पद्धति है उससे हम सब परिचित हैं। समय की मर्यादा है, मैं उधर जाना नहीं चाहूंगा। हमें सुनने को मिलता है
हमारे अनेकों महापुरुष हुए। जब शिवाजी का स्मरण आता है तो एक प्रकरण ध्यान में आता है। शिवाजी की बहुत इच्छा थी कि वो कल्याणपुर के किले को जीते। उन्होंने अपने सेनापति को आग्रह किया, उसने अपनी तैयारी की और उस मुगल बादशाह के उस किलेदार को उसने पराजित करके और वो भगवा ध्वज वहां फहराया। वहां से वो जीत कर लौटता है, तब वो सेनापति शिवाजी को कहता है कि मैं कुछ विशिष्ट वस्तु जीत कर लाया हूं, वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। शिवाजी कहते हैं लाओ। एक पालकी उतरती है और उस किलेदार की धर्मपत्नी गोहरवानों को पेश किया जाता है। शिवाजी बोलते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि काश तू मेरी मां होती तो मैं कितना सुंदर होता, और उन्हें आदेश देते हैं कि जिस तरीके से लाए हो उसी तरीके से उसी सम्मान से इसे वापस लौटा करो। यह हमारी संस्कृति थी। लेकिन हमारे उन महापुरुषों के उस जीवन व्रत के बारे में, गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र किस तरीके से जिंदा चुनवा दिए जाते हैं, लेकिन अपने धार्मिक मूल्य और राष्ट्रीय मूल्य को कभी नहीं भूलते, कभी पथ भ्रमित नहीं होते, और उनमें प्रतिस्पर्धा होती है तो ये होती है कि पहले कौन देश के काम आए, समाज के काम आए। इन ऐसे महापुरुषों के हमारे उस इतिहास को, हमारी उस चिकित्सा विज्ञान को, जो घास फूस से एक व्यक्ति को 100 वर्ष तक जिंदा रखा करती थी, कोई खर्चा नहीं होता था, हमारे उस सारे ज्ञान और विज्ञान को एक बौद्धिक दुष्टता के द्वारा नष्ट कर दिया गया और एक हमारे मन मानस में धारणा बैठा दी गई कि आपके पूर्वज योग्य थे ही नहीं। जितना ज्ञान विज्ञान आया वो सब पाश्चात्य संस्कृति के चिंतकों ने दिया है, दुनिया को दिशा तो दी है, वो इन विदेशियों ने दी है, यूरोपियनों ने दी है, अमेरिकनों ने दी है। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारा जो युवा है उसकी पूर्वजों के प्रति श्रद्धाएं और संस्कृति के प्रति आस्थाएं दोनों धूल दूसरी हो। इस नरेटिव का निर्माण जिस दुष्टता के साथ किया गया और इस सामाजिक मानसिकता का निर्माण जिस दुष्टता के साथ किया गया, उससे हम हमारे स्व को भूल गए, हम हमारे अपने उस गौरवपूर्ण अतीत को भूल गए। हम ये भूल गए और हम विद्यार्थियों को पता है कि दशमलव किसने खोजा था। नोट से ऊपर गिनती नहीं आती थी दुनिया को, ये शून्य कहां से आया है। हमारे उस भारतीय खगोल शास्त्र का हमें ज्ञान नहीं, हमारे उस पूर्वजों के इतिहास का हमें ज्ञान नहीं, उसकी आवश्यकता है। इसलिए ये पहली आवश्यकता है तो क्षत्रिय युवक संघ ने प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से कृषि क्षेत्र एक निकाय के रूप में इसको चुना। पहली आवश्यकता है भारत को जानो, हमारे अतीत को जानो, और जब हम जानते हैं तो फिर दूसरी बात आती है कि जिसे हमने जाना है उसे हमें मानना है। जब हम भारत को जानेंगे, भारत को मानेंगे, हमारे उन सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात करने की उत्कंठा का भाव और जिजीविषा के साथ मन में लागू होगा, तो फिर तीसरी बात आती है कि भारत को जानो, भारत को मानो, फिर भारत के बनो, फिर उस संस्कृति के वाहक बनो। फिर देखो इस दुनिया को, देखो इस दुनिया के लोगों को देखो, भारतीयों को देखो। कोरोना का संकट आता है, सरकार की इतनी क्षमता थोड़ी थी, लेकिन 135 करोड़ का राष्ट्र पुरुष खड़ा होता है, कोई कहीं दवाई ले रहा है, कोई कहीं अनाज वितरित कर रहा है, कोई किसी की क्या मदद कर रहा है, कोई किसी की क्या मदद कर रहा है। दुनिया सोच रही थी इतनी भीड़ वाला भारत है, न जाने कितनी कैजुअलिटी होगी, कितने मरेंगे, लेकिन विश्व स्तब्ध रह गया। वो हमारे संस्कृति के बचे हुए जो अवशेष हैं उन्हीं का परिणाम। इसीलिए मैं समय की मर्यादा के साथ सिर्फ इतना आह्वान करके मेरी वाणी को विराम दूंगा कि भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो, और जब तीनों चीजें होती है तो जो शेष समाज बच रहा है उसमें भारत को बनाओ। उन्हें यही दोहरान करते हुए विराम दूंगा कि भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो और भारत को बनाओ। सादर आभार। जय हिंद, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में बेगर समाज से भागीर जी सबल सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी हैं। आपसे निवेदन है अपनी बात संक्षेप में 5 मिनट में बोलिए। श्रीमान अशोक जी चौधरी, उप नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद सीकर से आग्रह के मंच पे बुलाएं। अशोक जी चौधरी। आज के किसान आंदोलन के श्रीधार गौर साहब, सम्मानित मंच और इस धरती माता का सीना उगल कर सोना बनने वाले मेरे किसान भाई,
बहुत सारी बातें अभी कुंभावती में कही ठीक आ रही है ना? सही आ रही है ना? आप सभी लोग जानते हैं कि पानी की कमी हो गई है, सभी लोग कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है। और एक छोटी सी बात मैं तो इसके बारे में कहूंगा कि झूठ बिकती है। अरे झूठ बिकती है, सच्चाई बिकती है हर कहानी। 3 लोग में है फिर भी बिकता है बोतलों में पानी। मेरे किसान साथियों, हर जगह पानी की कमी आ गई है, तो इसको अपने पास जो भी संसाधन है उसको बचाना है। पानी के लिए बहुत ही बढ़िया बताई कि सबसे पहला है अमृत रूपी पानी को बचाना है। बूंद बूंद जो 56 वर्षे गिनती है, सब नारी नर से ना बहने दो इसको घर से, वरना जन जन जल को तरसे। आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज सबसे बड़ी समस्या किसान भाई के सामने जलवायु परिवर्तन की आ रही है। आप देखिए 24 दिसंबर के बाद के अंदर अपने ठंड पड़ने लगी थी और उसके बाद में ठंड इतनी गिरी कि हमारी जो सरसों की फसल थी जैसे कोई आग लगाती है। तो जो आज सबसे बड़ी जो समस्या हो रही है वो है जलवायु परिवर्तन की। सभी लोग साइंटिस्ट हैं, सभी इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहूंगा कि फर्टिलाइजर के अंदर बैलेंस फर्टिलाइजर नहीं देते हैं। साहब बैठे हैं कि 4-2-1 का बैलेंस हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का होना चाहिए। उसके अंदर यदि राजस्थान का अपन देखें, दिल्ली के बाद के अंदर यदि कहीं उर्वरकों का प्रयोग होता है तो राजस्थान में सबसे ज्यादा हो रहा है इस समय। हर आदमी ज्यादा कर रहा है, तो इसलिए उर्वरकों का इसी के कारण से आज बहुत सारी बीमारियां अपने आ रही है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप है, उद्यानिकी की जो फसलें हैं, उनका इसमें समावेश किया जाए। जैसे आप शादियों में जाते हैं तो वहां भी आपने देखा होगा, एक अब समय ऐसा आ गया गर्मी में जो अपन खाएंगे, खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, ये खाएंगे। लेकिन हमारे किसान भाई बहुत ही तेज हो गए हैं। वो सबसे पहले यदि ये कोई चीज उठाएंगे तो ड्रैगन फ्रूट की उठाएंगे या कीवी की उठाएंगे। तो सब किसान भाई जानते कि अपने को कौन सी चीज लेनी है, कौन सा पौष्टिक आहार लेना है। तो आज सब लोगों का मैं इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सभी किसान भाई इस साइड के अंदर भी अपना काम करें। और मैं तो यही कहूंगा कि जो आज का कार्यक्रम प्रताप फाउंडेशन ने सभी सर्व समाज के लोगों को लेकर के और एक जाजन में बिठाया है, ये कार्य बहुत ही पुनीत कार्य किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम में श्रीमान चित्रंजन सिंह राठौड़, जिला संचालक राष्ट्रीय व्यवस्था, उनसे आगे है कि वो आगे पधारे। चित्रंजन सिंह राठौड़। अगले वक्ता के रूप में जहांगीर समाज से भंवरलाल जी जहांगीर अपने विचार रखें। सबसे पहले भगवान साहब चरणों में प्रणाम। मन पर विराजमान सभी अतिथिगण, आदरणीय हुए सभी किसान भाई, सभी युवा साथी, माता से आज किसानों की बात करें तो लंबे समय से बहुत से संगठन, बहुत सी विपक्ष पार्टियां किसानों के लिए आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन किसानों की आज तक भी समस्या का कोई हल नहीं निकला है। वो क्यों नहीं निकला है, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। क्या होता है कि सरकार आती है और नेता भाषण दे करके और किसानों को गुमराह करके और अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं और फिर सरकार बन जाती है और विपक्ष में रहते हैं। वो हमेशा किसानों के लिए मुद्दा उठाते रहते हैं, संकट भी उठाते रहते हैं। लेकिन जो सरकार बनती है, उस सरकार में रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसानों के हितों की बात नहीं करते। इसलिए किसानों की बात आगे तक पहुंचती नहीं है। हर सरकार में, हर पार्टी में एक संगठन होता है और एक विधायक होता है, नेता होता है। संगठन का काम होता है कि समय समय पर किसी
प्रकार की अनदेखी होती है, किसी के समाज में होती है या किसान में होती है, किसी प्रकार में होती है, तो उसमें वो संगठन लगातार उन किसानों की और गरीब परिवारों की बात करते रहते हैं। लेकिन अगर सरकार में कोई भी व्यक्ति कहते हैं कि हमारा ये समस्या का हल निकालिए, तो सरकार से मिलने वाला एक ही व्यक्ति एक ही बात कहते हैं नेता कि हमारी सरकार है, हम इस बात का मुद्दा नहीं उठा पाते, हम विधानसभा में नहीं बोल सकते, और विपक्ष बोलते हैं तो विपक्ष की बात आम आदमी में एक ऐसे सोचते हैं कि विपक्ष तो ऐसे बाहर भागती है, चाहे कोई अच्छी काम करे चाहे बुरा काम करे, कोई सरकार कितना अच्छा काम करे, विपक्ष का काम है कि बुरा करो चाहे अच्छा करो, उसकी एक दूसरे का आलोचना करने के काम करते रहते हैं। इसलिए आम आदमी में इसका संदेश कमजोर हो जाता है। इसलिए मैं आज मंच के माध्यम से कहूंगा कि प्रताप फाउंडेशन ने आज एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है किसानों का हित का, इनका पूरा संगठन को, उनको पदाधिकारी को मैं साधुवाद देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि सीकर जिला का किसानों की बात रखी और किसानों के आगे तक पहुंचाने का प्रयास हमें सबको करना चाहिए। हमें 36 कौम में मिल करके और ये बात नहीं सोचे कि प्रताप फाउंडेशन को जातिवाद का है, ये सबके लिए काम करते हैं और सबके हितों के लिए काम करते हैं, तो हम सबको निस्वार्थ भावना से तन मन धन के लिए इनके साथ जुड़ करके और किसानों का जो मूल्य होता है वो हमें दिलाना चाहिए। और सरकार में रहते हुए जो वायदे काम नहीं करते हैं तो उनके लिए भी हमें दबाव बनाना चाहिए और सरकार में रह करके और किसानों की बात करके और किसानों का जो भी मूल्य नहीं मिल रहा है उसको हमें दिलाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जय हिंद जय भारत। अगले वक्ता के रूप में जाट समाज से हनुमान राम जी पारसवाल अपनी बात रखें। प्रताप फाउंडेशन की तरफ से किसान सम्मेलन में मेरा जी रोज शासक विराजमान अतिथिगण, आज जो प्रताप फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। मैं किसानों के संबंध में कुछ भारतीय संस्कृति की बात कही जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति में ये बात कही गई है कि उत्तम खेती मध्यम बाण करे चाकरी को गढ़। प्राचीन संस्कृति में खेती को उत्तम माना गया था, व्यापार को मध्यम माना गया, नौकरी को थोड़ा सा बहुत कमजोर माना गया, परंतु वर्तमान में कुछ शासकीय प्रबंध के कारण हमारी खेती में हमने अनाज पैदा करने का तो बहुत अच्छा है। हमारे जब सन 1962 में हम चुनाव चीन से युद्ध हारे, उसके बाद में सन 1965 को देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने। देश के सामने अनाज का भीषण संकट था, अकाल पड़ा, परंतु निक्सन जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे अमेरिका के, इन्होंने बाकायदा शास्त्री को इस बात के लिए बाध्य किया कि पाकिस्तान के साथ युद्ध किया जाए, युद्ध बंद किया जाए, परंतु शास्त्री जी ने उस अपमानजनक शब्द को मानने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने बाकायदा उस समय PS 4 जो अपमानजनक शब्द आता था, बाकायदा राष्ट्रपति की बात को नहीं माना गया। उस समय से देश के किसान सजग हुआ और आपको मालूम है आज तो 2 करोड़ टन गेहूं तो 2 लाख टन गेहूं तो चूहे खा जाते हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाया है, परंतु आज हमारी एक समस्या है, उस समस्या को जो प्रशासन के प्रबंध के कारण हमारे साथ में जो अन्याय हो रहा है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पास में आंकड़े हैं और इस डिपार्टमेंट के लोगों को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि ये मामला है श्रीराम जनरल फाइनेंस का। 2021 तक 14.65%
इसमें बाकायदा 14 रुपए किसान से लिया जा रहा था इंश्योरेंस का, उसको बढ़ा करके इन्होंने 4600 रुपए डॉक्टर कर दिया और बाकायदा 1000 किसान उस इंश्योरेंस के लिए चक्कर लगा रहे हैं और बनने हुआ है। उसने बाकायदा इसके रजिस्ट्रार जो जयपुर में रजिस्ट्रार बैठते हैं, इसमें सीधा करप्शन है। और आज मैं कहना चाहूंगा कि अनेक राजनीतिक प्रतिबद्धताओं वाले नेता हमारे यहाँ बैठे हैं। मैं तो एक बात ये कहना चाहूंगा कि इस मामले को किसान तो मजबूत है, परंतु हमारे कुशासन के प्रबंध के कारण जो मार झेलनी पड़ रही है, राजनीति के लोग उसमें सक्षम है। राजस्थान की विधानसभा हो, हमारे सामाजिक संगठन हो, इसमें एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर सन 1982 को एक राष्ट्रीय जल मिशन विकास एजेंसी बनी है। 21 अक्टूबर 2002 को सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के अनुसार 18 दिसंबर 2000 को भारत सरकार कार्यबल गठित कर 37 चीजों को जोड़ने का निर्णय किया है। उससे 24,000 मेगावाट बिजली बन सकती है। और हमारे डॉक्टर नासा के डॉक्टर एपी सिंह जी ने बाकायदा इस बात के लिए कहा है कि सब समस्याओं का समाधान इस गति से जोड़ों पर योजना है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। आज हमारे गंगा सिंह जी महाराज सन 1899 के अंदर सपना काल पड़ा। महाराजा गंगा सिंह जी जब बाहर निकले तो आपको मालूम है जितने पिछले काल में उनको देख करके उनकी काया पसीन गई और उस समय महाराज गंगा सिंह जी ने गंगा नहर का निर्माण किया और आज 80 लाख लोग उससे पानी पी रहे हैं। मैं इच्छा शक्ति के राजनीतिक नेताओं की मतलब हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कांग्रेस के नेता है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे सांसद मौके से शून्य काल के अंदर इस बात को जरूर रखिए कि नदी जोड़ो परियोजना हमारे देश की महत्वपूर्ण योजना है। उसको लागू करने के लिए जैसे को हिंदुस्तान की लोकसभा में उठाया जाए और जो किसान के साथ में जो योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको राजनीतिक दृष्टि से कुछ बातें हो, इतनी करके मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में वैश्य समाज से कांता प्रसाद जी मौर्य संसद में अपनी बात रखें। आज के इस समारोह में सबसे पहले मैं क्षेत्रीय योग संघ के संस्थापक संत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे बीच में उपस्थित पूज्य भगवान सिंह जी, हमारे मनसा नन्हे नेतागण, सामाजिक कार्यकर्तागण और सीकर जिले के कोने कोने से आए हुए हमारे सम्मानित जन, आज सात भोजन संघ के पदाधिकारियों द्वारा इस शानदार सम्मेलन का आयोजन किया गया। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह के क्रांतिकारी और समाज को जागरूक करने के लिए इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन करना एक बहुत बड़ी बात है। आज आप देखते हैं कि जिस तरह से एक समय था गांव गांव ढाणी ढाणी में कोई जातिगत भेदभाव नहीं था, आपस में समाज के लोगों का, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, जाट हो, एक दूसरे को भाई भाई की नजर से देखते थे। आज हमारे समाज में इस राजनीति जिस तरह जातिगत भेदभाव पैदा किए हैं, मैं समझता हूं आने वाले समय में जाति भावना और जातिवाद हम सब लोगों के एक बहुत बड़ा श्राप बन के आएगा। हमारी संस्कृति और हमारी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए हमें इन चीजों से ऊपर उठना होगा। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों, हमारी आप जवान पीढ़ी की तरफ देखिए, हमारी युवा पीढ़ी तो यदि इन भावनाओं को अपन पोषित करते रहेंगे तो आने वाले समय में हमारे युवा, जो आज एक समय की बहुत बड़ी देने के प्रतिस्पर्धा का युग है, हमारे जवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। यदि जातिगत भेदभाव से हम ऊपर नहीं उभरे
हम उन लोगों को एक स्वच्छ वातावरण नहीं दे सकेंगे। आने वाला समय युवाओं का है। हर समाज अपने अपने युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करे, हमारी बेटियों को बढ़ाने का कार्य करे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा आज से मंच के माध्यम से कि आज जिस तरह का असंतुलन हमारे समाज में पैदा हो रहा है, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, सर्विसेज भी बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच रहे हैं। आज हमारे किसी भी समाज का ध्यान समय पर बच्चों की शादी करने का नहीं है। आने वाले समय में चाहे वो अग्रवाल समाज हो, चाहे मैसरी समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, हर घर घर में बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। किसी भी हमारे संगठनों को, हमारे आपस के समर्थियों को सारे लोग इसलिए होते जा रहे हैं कि इसमें ओढ़ना मिलने वाला काम है। मैं समझता हूँ ये एक समाज का बहुत बड़ा दायित्व है। यदि हम सारे संगठन मजबूत होकर के हमारे जो गोत्र आदि के संबंध है उनको थोड़ा शिथिल करते हुए हमारे बच्चों की शादी विवाह समय पर करेंगे तो आने वाले समय में हमारे साथ धरोहर और संस्कृति रहेंगे। वरना आज हम आप घर घर में देख रहे हैं कहीं कोई आसाम की लड़की ला रहा है, कोई बंगाल की लड़की ला रहा है, कोई कहाँ की ला रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ किसी भी जाति की लड़की उसके लिए अच्छी होगी बनिस्पत तो आज हमारी संस्कृति और धरोहर को सुरक्षित रखेगी। दूसरी में बहुत बड़ी बात यह कहना चाहूंगा कि आज हमारी बच्चियां पढ़ रही है, अध्ययन कर रही है, हमारी बच्चियां आगे बढ़ रही है, समाज का उनको प्रोटेक्शन भी है, हमारे सभी अभिभावकों का ध्यान भी रख रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे आज पढ़ाई में पीछे होते जा रहे हैं। यह भी एक समाज में बहुत बड़ा असंतुलन पैदा करेगी। आने वाले समय में समाज की लड़कियां उन लड़कों से शादी नहीं करना पसंद करेगी तो किस तरह हमारे आगे ये हमारे समाज, हमारे जाति, हमारे वर्ग किस तरह चलेंगे। समाज के जो लोगों का कर्तव्य है इन चीजों की तरफ ध्यान दे। आज प्रताप फाउंडेशन की तरफ से एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। मैं समझता हूँ किसान कोई व्यक्ति विशेष या कोई विशेष फर्क नहीं है। हमारी हर जाति में किसान है, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, राजपूत हो, जाट हो, यादव हो, माड़ी हो, कोई किसान हर क्षेत्र में, हर जाति विशेष में है। हमारी सरकारें आज काम कर रही है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है, इस तरफ किसानों के हितों की बात करती है, राज्य सरकार भी हितों की बात करती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को ये लाभ मिलना चाहिए आज भी वह इस जो आज हमारी सुविधाएं हमारी सरकारें दे रही है उससे वंचित है। मैं आप लोगों से, इन संगठनों से, उनके पदाधिकारियों से एक ही आग्रह करना चाहूंगा, इस तरह की रचना आप स्वीकार करें, इस तरह की रचना बनाए कि हमारे जो कृषक गांवों में बैठे हैं अपनी छोटे मोटे धंधों से अपनी आजीविका कमा रहे हैं, छोटी मोटी कृषि से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों तक सरकार की सुविधाएं कैसे पहुंचे, इस बात को हमें एक संकल्प के साथ में इस बात को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी मैं कहना चाहूंगा, मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि आज बिजली की बहुत बड़ी कमी है, राजस्थान में पूरे देश में कमी है। सरकारें अपने स्तर पर पूरा कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी कमी को पूर्ति नहीं किया जा सकता कि हमारी डिमांड भी हमेशा बढ़ रही है। तो सौर ऊर्जा का जो माध्यम है हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। इसमें हमारी सरकार सब्सिडी दे और किसानों को बहुत बड़ा लाभ इस आने वाले समय में हमें मिल सकेगा। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुर्सियां भरी नहीं, कम संख्या में लोग आए, लेकिन प्रताप फाउंडेशन ने जिस तरह का संदेश दिया, जिस तरह का सम्मेलन किया, उसके लिए मैं उनके सभी पदाधिकारी पूज्य भगवान सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में मुस्लिम समाज से अब्बास खान जी किरडोली अपने विचार रखेंगे। आज के इस प्रताप फाउंडेशन के किसान सम्मेलन में मंच से हमारे महानुभाव, महापुरुष और आए हुए गांव गाड़ी से किसान परिवार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को मेरे विचार रख रहा हूं। मैं किसान परिवार और भाईचारे को कायम करने की आप सभी से मेरा ये है
कि देश और हमारे गांव गाड़ी में हमारे किसान एकता और भाईचारे को कायम किया जाए। आपस में मतभेद है उनको बुलाए जाए, आपस में प्रेम भावना के साथ एक साथ बने रहे। ये मेरा खुद और आप लोगों से आग्रह है। और मैं यही कहूंगा कि वर्तमान परिस्थिति में किसानों को बर्फबारी से जो परेशानी उनसे किसानों को राहत देने के लिए सर्वे कराया गया। तो मैं मौजूदा स्थिति दूसरी जो मांग लग रही है किसानों को, प्याज का उत्पादन किसानों ने जो किया है वो किसान अभी आज 2-3 रुपए किलो में किसान के प्याज बेचने पे मजबूर है। किसान 5 से 10 लाख रुपए खर्च कर चुका है। मुझे लगता है कि किसानों को इस मजबूरी में आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो सकते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहूंगा कि उनके लिए सरकार इस पर विचार करे और उनको राहत प्रदान करें। और यहाँ हम लोग आए हैं हमारे बड़ों को सुनने के लिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो इस समाज से मेरे पिताजी बशीर खान सरपंच साहब काफी लंबे समय से जुड़े रहे थे, वो आज ईश्वर के प्यारे हो गए और आप लोगों ने हमें मौका दिया इस मंच पे। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में सैनी समाज से शंकरलाल जी हर्ष अपने विचार रखें। आज के इस किसान सम्मेलन में पधारे हुए सभी किसान भाई और माताएं बहनें और मंचस्थ जो भी, अब सबको पता है कि सबका किसानों से किसी न किसी तरीके से जुड़ाव रहता है और एक मौका मिला है आज एक युवा किसान को अपनी बात रखने का। इसके लिए मैं प्रताप फाउंडेशन को बहुत ही धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने सबके साथ एक अच्छा सामंजस्य बनाकर बहुत ही नेक और अच्छा कार्य किया है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हो। मैं एक युवा होने के नाते पिछले 15 सालों से दूध व्यवसाय और कृषि कार्यों से सीधा जुड़ा हुआ हूं, जो कि एक किसान जो खेत में काम करता है उससे लेकर जो सीकर और अन्य शहरों में जहां भी जो किसान का जो उत्पादन है, चाहे वो दूध हो सब्जी हो, उस सब की जानकारियां हम जैसे युवाओं को हो सकता अन्य को भी होगी और भी रहनी चाहिए। साथियों, और मेरा विशेष युवा साथियों से आग्रह है कि आज सब लोग शहरों की ओर दौड़ते चले आ रहे हैं, अच्छी एजुकेशन लेके और खूब दिन पढ़ाई करके, फिर भी कहीं न कहीं हमारी जो खेती है, जो माता पिता है कई बार भाग नहीं पाते हैं कि बच्चे की रुचि किसमें है। आज अगर खेती को भी मानते हैं हम कि ये घाटे का सौदा है, पर फिर भी नई तकनीक और नए जो नवाचार है उनके माध्यम से अगर किसानी करते हैं तो अपन एक जो परिवार, खुद का परिवार पालने के साथ हम विश्व को पालने का काम भी एक किसान करता है। तो मेरे युवा साथियों, आप सबसे आग्रह है कि नए नए जूते पहनना, नए नए कपड़े पहनना, नए नए शौक पालना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि समाज, इस परिवार, इस जो जिले की जनता है, इसको एक राह दिखाना कि कैसे हम अपनी भूमिका को निभा सकते हैं नए नए संगठनों में, बदमाशियों में और अन्य जो विकसित जो रास्ते हैं उनके हमारा दिमाग करता है। आज हमारी आवश्यकता है कि हम किसान के साथ न केवल रहे बल्कि उसके खेत में क्या उसको समस्या मैंने मुझे कहना नहीं चाहिए, पर बार बार किसान का नाम लेकर और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो किसान सभा, किसान सम्मेलन ये करते हैं, पर कोई मुश्किल से किसी को छोड़कर ये कुछ नहीं है
कि आपको कोई समस्या, आप कितना पैसा किसान सम्मेलनों में इनमें बर्बाद कर देते हो, उसका 10% या 5% भी कोई गरीब किसान को अगर आप प्रोत्साहन कर देते हो या उसकी मदद करते हो, तो उसका किसान कार्ड है या वो जो भी खर्चे में दबा हुआ है, तो वो अपनी आमदनी को एक नॉर्मल वे में लाके अपने बच्चों की शादी करना ये सब कर सकता है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि कृपया जो युवा किसान है उनका आप सब लोग प्रोत्साहन करें, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, और जो भी मदद करना चाहते हैं वो खेत तक भी आए। बहुत अच्छी बात है, आप सब लोगों ने यहाँ इकट्ठे किए हैं, अच्छी बात है। मैं तो बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि पार्टी स्तर को छोड़कर इस तरह का आयोजन रखना बहुत अच्छी बात है। युवा है वो अपने अपने गाँव में अलग अलग समस्याएं होती है कि किसी गांव में खेती नहीं होती है, तो वहाँ अलग तरीके से अपने गांव का वातावरण अच्छा बना सकते हैं अपने कार्यों के साथ। जल संरक्षण को लेकर, या अभी जो मेरे से पूर्व जो वक्ता थे वो बता रहे थे कि गाँव को नदियों को नहरों से जोड़कर गाँव में पानी आना, इस तरह की मांगे वास्तव में रखनी चाहिए। समय का शायद अभाव है, ज्यादा कुछ न कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय हंसनाथ। अगले वक्ता के रूप में ओम प्रकाश जी शर्मा कोलीडा से अपने विचार रखेंगे। कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर RJ14 CB 6664 और गाड़ी नंबर RJ07 CD 5223 और रास्ते में खड़ी है, उनको थोड़ा हटाइए क्योंकि उसे यातायात अवरुद्ध हो रहा है, साइड में करें। अच्छा, आपने बात रखी। मंचस्थ विराजमान फाउंडेशन के संस्थापक, अन्य अतिथिगण और मेरे समक्ष युवा शक्ति, मातृशक्ति, प्रेस मीडिया और सभी श्रेष्ठ आत्माओं को मेरा प्रणाम। मैं संक्षेप में यह कहना चाहूंगा कि एक तो इस मंच के माध्यम से मेरे को बोलने का मौका मिला, इसके लिए फाउंडेशन का काफी आभारी हूं। आज कृषि के अंदर जो प्राकृतिक संरचना है उसमें हमें काफी नुकसान किया है, और आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस प्राकृतिक संपदा को कैसे बचाएं, विशेष इस पर वर्क करने की आवश्यकता है। हमारा देश ऋषियों का देश है और ऋषि और कृषि में बहुत गहरा संबंध है। हमारा देश सोने की चिड़िया कृषि और ऋषि के संपदा के माध्यम से हुआ था, और ऋषि और कृषि की संपदा हम बुलाए हुए बैठे हैं। कृषि एक सर्वश्रेष्ठ उद्योग है क्योंकि इसमें नवनिर्मित होती है। हम एक दाना डालते हैं, 1000 दाने निकल के आते हैं। कोई भी उद्योग है उसमें कच्चा माल डालते हैं, रूपांतर होके आता है। और वेद में भी लिखा है कृषम एवं कृषक से, खेती करो और खेती ही करो। तो आज विशेष आवश्यकता है कि हम ऋषि और कृषि की जो संपदा है उसको हम समझे, जाने और उसकी पोषकता को हम कैसे बढ़ाएं, इस पर हम सर्व समाज मिलकर, सरकार मिलकर से कार्य करें। आज हैदर से वातावरण की सूक्ष्मता और विषाक्तता भी जमीन की उर्वरा शक्ति से नष्ट हो रही है। आज देखो जिला चरोरो गांव में हर दिन टनों में प्लास्टिक जल रहा है, और एक हमारा एक साइंटिफिक सिद्धांत है कि आग में जलाई हुई कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है, अपितु वो रूपांतर होती है। आग में जलाई गई वस्तु का जो गुण और कार्य होता है वो कई गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना वायुमंडल के अंदर फैल जाता है। तो हम जो प्लास्टिक जलाते हैं वो वायुमंडल के अंदर फैलकर और नमी के साथ नीचे जमीन में आता है, और उसी जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। तो मैं मंच से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हर गांव में
और शहर में हम सब मिलकर एक अभियान चलाएं, ये प्लास्टिक बंद हो, प्लास्टिक जलाना बंद हो और एक प्लास्टिक का यूज करने का एक विकल्प हो जिससे प्रदूषण नहीं फैले। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है और जमीन को जो उर्वरा शक्ति बनाने वाले जीवाणु हैं वो उससे नष्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण विषय है, आज सबसे बड़ी समस्या है आपसी प्रेम और आपसी सामंजस्य का। इसके पीछे कारण है हमारा अन्न। हमारे ऋषियों ने कहा है कि जैसा हम अन्न खाते हैं ऐसा हमारा मन होता है और वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। तो हम अन्न के अंदर जहर डालते हैं, प्रदूषित जो सूक्ष्म वातावरण के अंदर जो प्लास्टिक का जो वायुमंडल के जहरीला जिसको SO2 बोलते हैं, अम्ल वर्षा, जो कई बार क्या है कि पहली बरसात होती है उसके अंदर कई खेतों के अंदर पीला अनाज पड़ जाता है, किसान के समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, वो अम्ल वर्षा है। जापान और अमेरिका जैसे देशों में कई एकड़ भूमियां अम्ल वर्षा की वजह से बंजर हो चुकी हैं। तो आवश्यकता इस बात की, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा कि आज आवश्यकता है प्राकृतिक संसाधन बढ़ाने की। आज विकास के नाम पर हम जो प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन किया है, जो जल का दोहन किया है, मैं ज्यादा नहीं कहता, मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस जल और जमीन के बारे में काफी बोला है और मैं यही कहना चाहूंगा कि हम इस जमीन की उर्वरा शक्ति के माध्यम से युवाओं के मन मस्तिष्क को हम ऊर्जा भर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी से निवेदन है थोड़ा सा बैठे। अब हम माननीय महावीर सिंह जी साहब से निवेदन है कि वो अपनी बात रखें। सम्मानित मंच, आदरणीय मातृशक्ति एवं प्रिय बंधुओं, इस कार्यक्रम के प्रारंभ में इस कार्यक्रम की थीम क्या है, किस लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बताया गया था। और उसमें ये बताया गया था कि भारत गांवों का देश है। भारत की अधिक आबादी गांवों में रहती है और गांवों में सबसे बड़ा वर्ग है तो कृषि वर्ग। कृषि वर्ग जैसा पहले बताया गया, कृषि से विभिन्न प्रकार से बंधा हुआ वो सारा कृषि वर्ग है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि बहुसंख्यक संख्या, भारत की बहुसंख्यक संख्या इस वर्ग में है। अगर ये वर्ग सचेत हो जाए, अगर ये वर्ग जाग जाए, अगर ये वर्ग राष्ट्र के निर्माण के बारे में अपने जीवन में ठोस मूल्यों की स्थापना कर ले तो राष्ट्र की प्रगति से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस ओर ध्यान इसलिए नहीं जाता है कि गांव में हम इस कृषि वर्ग की एकता की बजाय गांव में हम आपस में राजनीतिक मामलों में उलझ गए। अगर हम एक रहें तो पॉलिटिकल पार्टी आपकी कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल को आप सपोर्ट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूं दूसरा उसको नहीं करता तो क्या वो दुश्मन है? ऐसी भावना तो पनप रही है उसके साथ दुश्मनी की, उसको कैसे मिटाया जाए? उसके लिए आवश्यक है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो एक साथ बैठे संवाद करें, आपसी बातों के माध्यम से हम निपटारा करें कि ऐसी क्या दिक्कत है, हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते। जैसा बताया गया था वसुधैव कुटुंबकम, हम सब ईश्वर की संतान है। जब हम सब ईश्वर की संतान है तो इसका मतलब सब भाई बहन है, और भाई बहन है तो झगड़ा किस बात का। लेकिन आज जो विकृति फैल गई है कि एक परिवार में भी भाई बहन आपस में लड़े बिना नहीं रहते, उसी का असर यह हो रहा है कि हम सब भी आपस में बिखरे हुए हैं, विखंडन की स्थिति पैदा हो गई है। उस विखंडन की स्थिति को समाप्त करके राष्ट्र के भविष्य के बारे में क्या आवश्यक है वो कार्य किया जाए, ये थीम है इस कार्यक्रम की। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी किसान वर्ग की जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में सरकार से बात नहीं की जाए। सरकार से बात की जाएगी,
ज्ञापन किया जाएगा, बार बार रिमाइंड करवाया जाएगा। और कुछ ऐसी बातें हैं जो हर जिले में कॉमन है, उनको शायद पहले प्रायोरिटी से खत्म किया जाए। कुछ ऐसी बातें अलग अलग जिले में है, उन जिलों में काम करने से सरकार को भी इतनी ज्यादा आपत्ति नहीं हो सकती, तो वहां पर वो काम भी हो सकता है। ये प्रक्रिया साथ चलती रहेगी। लेकिन मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि हम हमारी इस एकता को स्थापित करें। हम सब एक ही परिवार के हैं। धरती को हम माता कहते हैं, तो हम धरती के पूत हैं। तो पूत अगर धरती को कपूताई की तरफ से उपयोग में लेना शुरू कर दे, उसमें हम केमिकल डालते जाएंगे, तो आप कल्पना कीजिए कोई माँ जहर खाती हो, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस बच्चे पे असर होगा कि नहीं होगा? वो असर हमारे ऊपर हो रहा है। तरह तरह की बीमारियां फैल रही है, इसको भी दूर करना है। हो सकता है प्रारंभ में आप केमिकल फर्टिलाइजर काम कर लेना बंद करें तो उपज कम होगी, लेकिन ये 1-2 साल की बात है। थोड़े संयम रखें तो वो धरती अपनी उर्वरा शक्ति को वापस जागृत कर लेगी। बार बार जोतते रहे, खुला छोड़ते रहे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हवा की जो नाइट्रोजन है उसको लेकर वो धरती पूरे उर्वरा शक्ति जागृत कर लेगी। लेकिन थोड़ा संयम बरतें। उसके अलावा जैसे पानी की कमी की बात है, कल ही एक उद्योगपतियों का कार्यक्रम था, उसमें आने वाले समय में किस प्रकार के जॉब आएंगे, किस प्रकार के काम होंगे, उस तरह की बातें चल रही थी। उसमें बताया गया कि ये जैसे ड्रिप इरिगेशन है, अपनी ड्रिप इरिगेशन आई तो बड़ी खुशी हुई कि देखो बहुत कम पानी में हम आसानी से पौधों को पानी दे सकते हैं या खेती कर सकते हैं। अब उससे भी आगे डेवलपमेंट हो रहा है। एक सेंसर ऐसा डेवलप किया जा रहा है जिससे पौधे के पास ले जाए आप उसको, तो उस पौधे को कितनी पानी की आवश्यकता है, उसको अगर 10 बूंद की आवश्यकता है तो 10 बूंद ही डालिए। ऐसी भी जो नई जो तकनीक आ रही है उसका उपयोग भी करेंगे, आएगा। लेकिन कोई ऐसी तकनीक जिसके माध्यम से हमारी धरती माता को नुकसान पहुंचता हो, उसको हम काम में नहीं लेंगे। ये एक दृढ़ संकल्प रहे तथा परस्पर हमारा संवाद चलता रहे, परस्पर हम साथ बैठते रहे, उठते बैठते रहे, इस भाव को जागृत करें कि हम भगवान के घर से आए हैं, हम सब भगवान के पुत्र हैं, हम सब भाई बहन हैं, हम आपस में मिलकर नहीं रहेंगे, वापस उसी को जाके जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब दे पाएंगे? कैसे उसके सामने खड़े हो पाएंगे? इसलिए ये जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एक गांव के सबसे अधिक लोग इस कृषि वर्ग से जुड़े हुए हैं और वो सब मिलकर अगर गांव के विकास की बात करते हो, किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में न उलझते हो, तो कितना शीघ्र विकास होगा। और जिस शीघ्रता से विकास होगा वो केवल एक गांव का विकास नहीं है, केवल मात्र इतना ही नहीं है कि उस गांव के अधिक लोग जागृत हो गए तो पूरा गांव जो है वो स्वच्छता से रहने लगेगा, पूरे गांव में शांति रहेगी, सुख रहेगा, संतोष रहेगा, एक दूसरे की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन अगर इसी तरह की बात प्रत्येक गांव में चलती रहे तो एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे गांव से तीसरा गांव, तीसरे गांव से चौथा गांव, पूरा प्रदेश जागृत हो जाएगा। प्रदेश जागृत होगा तो एक प्रदेश नहीं, कृषि वर्ग तो पूरे हिंदुस्तान में है, पूरा हिंदुस्तान जागृत हो जाएगा। तो ये राष्ट्र की सेवा है। परमात्मा ने हमको जिस सुख शांति के लिए भेजा है वो सुख शांति प्राप्त करने का मार्ग है। उस मार्ग पर अपनाकर, उस मार्ग को अपनाकर हम आगे बढ़े, ये आवश्यकता है आज के युग की भारत के लिए। भारत जो सदा सुखी रहा है, जो दूसरों को उपदेश देता रहा है, जो दूसरों के लिए प्रमाणिक एक देश हो सकता है, तो कैसा हो सकता है? ऐसा इस रूप में उभर कर सामने आया है। उस देश में आज जो इस तरह की विपदाएं आई है, आज जो ये इस तरह के संकट आए हैं, उस संकट को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम को अपनाया गया है। और जहां कहीं भी 5 जिलों में पहले हो चुका है, ये 6ठे जिले में है, उन सभी जिलों में बहुत अधिक असर पड़ रहा है। वहां आपस में परस्पर बातें शुरू हो गई हैं, परस्पर कोई दिक्कत आती है तो एक दूसरे से मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं है, इतना जहर हमारे अंदर भी भरा पड़ा है। जैसे धरती माता में हमने जहर डाला है, उसी तरह हमारे अंदर भी बहुत जहर भरा पड़ा है। उस जहर को धीरे धीरे समाप्त करें, ये जरूरी है। और पूज्य धन सिंह जी के गीत की एक पंक्ति है,
निज को न बनाया तो जग रंग नहीं बनता। अगर हमने अपने आप को नहीं बनाया तो संसार को बनाने का सपना झूठा है, नहीं बन सकता। हम खुद को बनाए तो हमारे चरित्र को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर हो सकता है दूसरा भी प्रभावित हो। ये इस प्रकार का कार्यक्रम करने के लिए हमको अपनी ओर देखना पड़ेगा। बिजली के संकट की, पानी के संकट की बातें करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या आप कभी ऐसा करते हैं कि कमरे से बाहर निकले और कमरे में अंदर कोई नहीं तो स्विच ऑफ करके आ रहे हैं? क्या बिजली बचा रहे हैं आप? क्या बिजली हमारे घर पे निरंतर नहीं चलती रहती है? क्या पानी आजकल शहरों में वॉश बेसिन पे टूटी खोल देते हैं, हाथ धो रहे हैं, बीच में कोई स्नान करने का सामान उठाया, कभी कुछ किया, टूटी चल रही है, वो पानी वेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? कभी कमी आएगी पानी की। हम अपने आप को बनाए, अपने जीवन को ऐसा बनाए कि जो आदर्श हम देखना चाहते हैं संसार में, वो आदर्श हमारे जीवन में उतरे। हम इस प्रकार का अपना जीवन बनाएंगे तो उसके साथ नजदीक आएंगे लोग। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, उस तरह से अगर आपका जीवन बन जाएगा चुंबकत्व में भरा हुआ, तो आपके पास लोग आएंगे और लोग आकर आपके साथ रहकर आपके सत्संग से धीरे धीरे अपने जीवन को सुधारेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है, हमारी मांगे भी हो वो साथ चलेंगी, जहां कहीं एक दूसरे को सहयोग की जरूरत पड़ेगी सहयोग करेंगे, लेकिन हम हमारे गांव का वातावरण विकास के लिए सब मिलकर काम करेंगे। ये भाव जागृत करना है हमको अपने अपने गांव में जागृत कर। काम बहुत मुश्किल है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। जैसा बताया गया था कि जो कार्य प्रारंभ होता है उसका आगे चलकर जो बीज अंकुरित हो गया वो खत्म नहीं होता है। तो फल की इच्छा इतनी जल्दी मत कीजिए कि हमने जैसे ही कहना शुरू किया लोग मान जाएंगे। फल की इच्छा इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, और फल देने वाले हम नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु माते संगोऽस्तु कर्मणि। हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। हम कर्म करते रहे, ये हमारा अधिकार है, हमको कोई कर्म से रोक नहीं सकता। मैं अपने जीवन को स्वच्छ बनाऊंगा, इससे मुझे कौन रोक सकता है? मैं अपने परिवार में सुख शांति स्थापित करूंगा, इससे मुझे कौन रोक सकता है? अगर परिवार की सुख शांति के लिए मुझे अपना स्वार्थ त्यागना पड़ेगा तो मैं त्यागूंगा, इससे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर अपने आप से हमने प्रारंभ किया और अपने आप को हम इस तरह से जागृत करना प्रारंभ करेंगे तो ही हम किसी अन्य को जाकर जागृत कर सकते हैं। जो सोया पड़ा है बिस्तर में वो किसी को जगाएगा कैसे? हम खुद सोए पड़े हैं हमारे आलस्य में, हमारे प्रमाद में, हमारी विकृतियों में। जब तक ये सब बात नहीं निकालेंगे तब तक हम दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? इसलिए जागृत बने और जागृत बनकर लोगों को जगाने का काम करें। और लोगों को जगाने के लिए भी ये आग्रह नहीं करें कि मैंने इसको इतनी बार समझा दिया, ये समझता नहीं है। नहीं समझे कोई बात नहीं, हमारा काम है समझाना। हम समझाते रहेंगे, बार बार ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, बार बार मिलते रहेंगे और जितना असर होगा हो जाएगा। और क्योंकि ये इस प्रकार की सुख शांति कायम करना ईश्वर का काम है, इसलिए अगर हम ये काम करना प्रारंभ करते हैं तो वो भी मदद करेगा। उसी का काम कर रहे हैं, हम कोई दूसरा काम थोड़ी कर रहे हैं, उसको मदद करनी पड़ेगी। वो दौड़ा रहेगा हमारी मदद के लिए, लेकिन उससे पहले हमारी जागृति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की मुसीबत हो हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम लगातार इस काम में लगे रहेंगे। जय संघ शक्ति। हम कहते हैं जय संघ शक्ति, इसका अर्थ केवल ये नहीं कि संरक्षण के स्वयंसेवक आपस में बोलते हो। इसका अर्थ है संघ की शक्ति की हमेशा जय होती है। अगर हम संगठित होकर रहे तो वो शक्ति निर्मित होगी जो उस काम को पूरा करके रहेगी। रुक नहीं सकता वो काम। जय संघ। आभार महावीर सिंह साहब। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आ चुका है। क्षत्रिय संघ के संरक्षक माननीय भगवान सिंह साहब का उद्बोधन हम सब लोग सुनेंगे। उससे पहले मैं एक निवेदन कर दूं कि आपके जो अभी मांग पत्र पढ़ा गया था उस मांग पत्र को प्रशासन को सौंपना है। इसलिए ईश्वर सिंह जी राठौड़ साहब, मदन सिंह जी घोगावास, राम सिंह जी पिपरालिंग आदि सबसे निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम के बाद सभी लोगों से संपर्क करके और प्रशासन से संपर्क करके और 8, 10, 15 लोगों को ले जाके प्रतिनिधि रूप में इस प्रतिवेदन को सौंपें। और अपने को यहीं नहीं रुकना है। फिर मैं आगे निवेदन करूं कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो कृषि के हैं वहां पर हम लोगों का संवाद चल रहा है और ये 5-6 जो प्रतिवेदन
सब जगह हमने जो दिए हैं जिला स्तर पर इन किसान सम्मेलनों के बाद, उन सबको एकत्र करके और एक कॉमन प्रतिवेदन जो सभी जगह से संबंधित है, इस तरह का प्रतिवेदन हम लोग प्रयास तो ये कर रहे हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल, जब वो जयपुर का उनका कोई कार्यक्रम हो तो एक प्रतिनिधि मंडल को उनके साथ मिला के लगभग घंटे भर तक राजस्थान के किसानों की उनके साथ चर्चा करवाई जाए, जिससे इस विषय पर अपन आगे ढंग से काम कर सके। और यहाँ नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग वहाँ जाकर और इस तरह का प्रयास करेंगे। ये प्रयास भी चल रहा है। राज्य सरकार से संबंधित जो समस्याएं हैं इसमें, उसके लिए भी पिछले जो प्रतिवेदन है वो सभी राज्य सरकारों को, सभी प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजे गए हैं। अखबारों के कटिंग के साथ पूरी की पूरी जो फाइल बना के राज्य सरकार को सौंपी गई है। इसी तरह से इस कार्यक्रम का भी यहाँ केवल यहाँ जिला प्रशासन को ही नहीं, इसके अतिरिक्त वहां पर राज्य स्तर पर भी राज्य सरकार तक, राज्य सरकार के मुखिया तक इस विषय को, आपका जो प्रतिवेदन है उसको प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। प्रताप फाउंडेशन जिस तरह से कृषि को लेकर सबको जोड़ने का काम करता है, उसी तरह से माननीय भगवान सिंह साहब एक दूसरा मिशन भी लेके चल रहे हैं। गीता जो हम सब लोगों की आधारभूत दर्शन है, उस गीता के माध्यम से भी हम सब लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, उस दृष्टिकोण से भी लगभग लाखों गीताएं सभी लोगों को वितरित की जा चुकी है। इस कार्यक्रम में भी हमारा था, लेकिन हम लोगों की कुछ मैनेजमेंट से संबंधित समस्याएं रही और हम लोग इसको नहीं कर पाए। बाकी इतर किसान से चित्तौड़ के किसान सम्मेलन में हमने सभी को गीता भेंट करी माननीय भगवान सिंह साहब की तरफ से, तो वो हम यहाँ तो नहीं कर पाए। लेकिन एक मिशन यह भी है कि उस मिशन के माध्यम से भी इस तरह से, जैसे मैंने प्रारंभ में निवेदन किया था कि अलग अलग विषय जो समाज को जोड़ सकते हैं, उन सभी विषयों पर पूज्य तन सिंह जी की प्रेरणा से शत्रुघ्न काम कर रहा है। माननीय भगवान सिंह साहब मंच पर पधार चुके हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप हमें अपना आशीर्वाद वचन प्रदान करें माननीय भगवान सिंह साहब लोग साहब से। मेरी प्रिय आत्मीय जन, एक अभियान को लेकर क्षत्रिय युवक्षण समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। कई छोटे संगठन बनाकर उनको दायित्व देकर विभिन्न वर्गों को जोड़ने का उत्तरदायित्व निभा रहा है। प्रताप फाउंडेशन भी 2001 में स्थापित हुआ। प्रारंभ में राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर के भारतवर्ष में मतदान बहुत कमजोर रहता है, उसको ठीक करने का जिम्मा दिया और थोड़े थोड़े उन प्रयत्नों से प्रभाव भी पड़ना शुरू हुआ। पश्चिमी राजस्थान में जहां 10-15 किलोमीटर के बीच में एक मतदान केंद्र होता है, उनकी ये समस्या है कि वो कैसे आए। सबके पास साधन नहीं है, रोड भी नहीं है, समझाने के उपरांत भी वो सक्षम नहीं हो सके। तो सरकार से मिलकर के छोटे छोटे मतदान केंद्र बनाए गए, कुछ चल मतदान केंद्र भी बने और वहां गांव में जाकर के मतदान कराया गया। मतदान का प्रतिशत बढ़ा। इसके बाद
प्रताप युवा शक्ति नाम से एक संस्था बनी, वो भी लोक सेवा का काम करने के लिए, युवाओं में काम करने के लिए, हमारे गांवों से आए हुए लोग शहरों में जो अस्पताल हैं वहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं तो रक्त की जरूरत पड़ती है, ब्लड की जरूरत पड़ती है। काल में हम देखते थे कि खून देने से लोग बहुत डरते थे, लेकिन धीरे धीरे वो डर उनका निकला और उसमें बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग और हर जाति के लोगों को बुलाया। लोगों ने खुशी से मतदान किया, रक्तदान किया और वो प्रक्रिया आगे चलती रही। इसी बीच एक आरक्षण का मुद्दा आया, कुछ लोगों को आकर आरक्षण मिला, कुछ को नहीं मिला। तो उस बात को लेकर के भी मंथन किया गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से निवेदन करने हम दिल्ली गए, वो विदेश जा चुके थे, तो अडवाणी जी को ये काम सौंपा। अडवाणी जी ने कहा कि आप सब राजपूत जी आए हैं, सबको साथ लेकर के आना चाहिए, जो वंचित है उन सबको आरक्षण देने की हमारी मानसिकता है। उसी लाइन पर चलते हुए राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने 14% आरक्षण जो आरक्षित नहीं थे उनको देने के लिए सभी वर्गों को हाँ भरी, बिल पास हुआ। किंतु उस समय केंद्र में उनकी सरकार गिर गई थी और नई जो सरकार आई उसने उस बात को लटकाया, लंबे समय तक चलता रहा। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलकर के अशोक जी गहलोत से निवेदन किया तो उन्होंने भी बिल पास कर दिया, लेकिन इत्तेफाक से वह बिल भी रुक गया। फिर एक EWS तो अशक्त जनों को जिनको आरक्षण नहीं मिला है उन सभी को आरक्षण दिया जाए, उनको सुविधाएं दी जाए। ये भारत सरकार ने तय किया था। माननीय नरेंद्र जी मोदी ने, तो फिर अशोक जी ने भी उसको स्वीकार कर लिया। इन्होंने 2 कदम आगे बढ़ करके स्वीकार किया कि कुछ बाधाएं थी, उन बाधाओं को कि गांव में कोई रहता है तो थोड़ी बहुत जमीन भी है, उसके कच्चा पक्का मकान भी है, इस बात को केंद्र सरकार ने क्लियर नहीं किया था। तो अशोक जी को कहकर के वो क्लियर करवाया गया, लेकिन वो राजस्थान में ही लागू हुआ। दूसरी जगह के लोगों ने हमको अप्रोच किया, उन लोगों ने कहा कि भाई तुम इस बात को समझते हो तो केंद्र सरकार से भी दूसरे प्रदेशों में भी वह सुविधा मिले, ऐसा प्रबंध किया जाना चाहिए। वो प्रयास चल रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी कठिनाइयां बताती है, इसलिए लागू नहीं हो पाया है। छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन नाम की संस्था 2-3 साल पहले बनी, ठीक सब काम उसने किया और नई संस्थाएं भी बनेगी। सबको साथ लेकर कोई भी व्यक्ति शेष नहीं रह जाए सुविधाओं से, ऐसा न्याय जो भगवान कर सकता है तो भगवान की उत्पन्न की हुई ये मनुष्य जाति क्यों नहीं कर सकती।
के लोगों के सामने, सरकार के सामने बात रखी गई। सोचते सभी हैं, लेकिन अपने दल को बचा कर हम दल के दलदल में नहीं पड़ते। हम कांग्रेस से भी संपर्क करते हैं, हम बीजेपी से भी संपर्क करते हैं, जिसमें समाज का हित हो। और इसी तरह से जब मतदान का समय आता है तो अलग अलग जातियों के आरक्षित जो क्षेत्र हैं वहां भी मतदान करना है। तो कौन अच्छा है, कौन श्रेष्ठ लोग हैं, उनका चयन करके हमको श्रेष्ठ लोगों को सरकार में भागीदारी देने का प्रयत्न करना है। ये पहले राजस्थान में प्रारंभ हुआ, डिमांड गुजरात में, यूपी में, हमारे पड़ोसी राज्यों में भी आई। वहां भी ज्यादा करके कैंप बनाने का काम अभी करना है और पूरे समाज में सद्भावना का वातावरण बनाने के लिए जो पिछले साल एक परिणाम सामने आया, क्षत्रिय युवक संघ की हीरक जयंती 75 साल पूरे होने पर हमारा कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था कि इतने लाखों लोग आए हैं। प्रचार की हमको 1 महीना मिला था, लेकिन जो लोग आए वो आप सब लोगों ने देखे। सभी वर्गों के लोग आए, स्त्री पुरुष, वो भी सभी मत वर्गों के लोग थे। ये प्रगटीकरण है हमारी सद्भावना का। तो ये काम परमेश्वर ने किया, इसलिए परमेश्वर में थोड़ी बहुत हमारी आस्था थी, वो उसमें वृद्धि हुई है। आप लोग किसी न किसी रूप में परमेश्वर का नाम लेते हैं, अगरबत्ती करते हैं, सिर झुकाते हैं, मत्था टेकते हैं। ये सब तो करते हैं, लेकिन ये एक फिजिकल एक्सरसाइज है, बदलाव नहीं आ रहा। हिंदू कट्टर बन रहा है, मुस्लिम अधिक कट्टर बन रहा है, देश आपस में लड़ रहे हैं। तब जो लगता है कि काम बहुत बड़ा है, हम हमारी जीवन में इसको कर लेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब तक ये काम पूरा नहीं हो, इसी प्रकार के माहौल में हमको, चाहे वो लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अरब हो, चाहे पाकिस्तान हो, हमको जन्म दे, ताकि ये आज का बोया हुआ बीज पूरे संसार में फैल सके। ये जो खेती से संबंधित बातें हुई, ये भी एक समस्या है। समस्या किस प्रकार की है? हमारा रक्त में जो विकार उत्पन्न हो जाता है, तो दाद, खाद, खुजली, स्किन डिजीज हो जाती है। तो हम एक मंदन लगाते हैं, डॉक्टर देता है मंदन, तो वो नहीं इलाज। रक्त वैसे का वैसा पड़ा, उस रक्त में बदलाव लाए, ऐसा प्रयत्न करने का शिक्षण पूज्य तन सिंह जी ने अपने जीवन के व्यवहार से हमको दिया और लाखों लोगों ने उसको स्वीकार किया। हजारों लोग उस मार्ग पर चल रहे हैं। मैं अब सोचता हूँ कि हमको करोड़ों लोगों के बीच में ये बात करनी है, जिससे पूरा देश एक बने, जिससे हमारे घेरे बड़े बन जाए। ये राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद भी और समाज भी, ये सब छोटे पड़ जाए।
हम मानववाद की ओर बढ़े। हमारे पूर्वजों ने, भारतीय पूर्वजों ने सभी वर्ण और वर्ग के लोग थे, उन्होंने त्याग का मार्ग अपना कर हमको बताया। मैं ऐसी दलीसी ने आवश्यकता पड़ी तो अपनी हड्डियों का दान किया और राक्षसों का संहार करने के लिए वज्र बनाया। ऐसा एक उदाहरण, बाकी ये मध्यकाल में युद्ध हुए हैं, उनकी मर्यादाएं थी, उन मर्यादाओं में क्षीणता आई। युद्ध होने लगे स्त्रियों के लिए, युद्ध होने लगे जमीन के टुकड़ों के लिए, युद्ध होने लगे पारस्परिक वैमनस्य के कारण। तो युद्ध तो रह गया, बदलाव नहीं आया। उस सब में बदलाव लाने का एक प्रयत्न है, वो क्षत्रिय युवक संघ है। हम ऐसा कर ही लेंगे, ऐसा हम दावा नहीं करते, क्योंकि हम भी कोई आकाश से उतरे हुए छाताधारी देवता नहीं। हम भी इसी संसार में सब लोगों के साथ रहने वाले होने के कारण बाहर का प्रभाव भी रहता है। पाँवों में बेड़ियां पड़ी है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कोई न कोई कुप्रथा हमारा पाँव पकड़ लेती है, रोक लेती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो वह सब न आए, उसमें सब में आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपने जो पहले भी अनेकों जगह पर ये किसान सम्मेलन हुआ, कृषि प्रधान देश में किसानों को महत्व दिया ही जाना चाहिए था, वो दिया नहीं गया। तो एक आवाज उठी कि सब लोग संगठित है, एक मजदूर संगठित नहीं है और एक किसान संगठित नहीं है। ये बात समझ में आते ही राजनीतिक दलों ने संगठन बनाने शुरू किए। लेकिन ये राजनीतिक, ये मजदूरों का संगठन भाजपा का है, ये मजदूरों का संगठन कांग्रेस का है, ये मजदूरों का संगठन कम्युनिस्ट पार्टी का है। वापिस वो कब वैमनस्य से फैलने लगा। चाहते थे कि हम एक हो जाए, ऐसा कोई संगठन बने जिसमें भाजपा, कांग्रेस और अन्य कोई पार्टी की बात बीच में टांग न आए। हम हमारे हितों के लिए सब मिल करके काम करें। अभी जो एक मेमोरेंडम 14 पॉइंट का बता रहे थे, उसमें आप सभी लोग शामिल हों, क्योंकि वो सब उससे जुड़े हुए हैं। तो सबको जोड़ने के लिए सबका प्रयत्न आवश्यक है। थोड़ा थोड़ा तेल डालिए, दीपक जलेंगे तो एक दिन ये बुराई की पूरी भी जल जाए। हम आप सबको न्योता देते हैं। ऐसा ही एक मेला क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य तनसिंह जी की शताब्दी वर्ष मनाने के लिए युवा लोग हमको आग्रह कर रहे हैं कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का मेला होना चाहिए और इसलिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होना चाहिए। वहाँ क्या क्या समस्या आ सकती है, उनको विचार मंथन चल रहा है, कितना खर्चा होगा, तो कहाँ कहाँ से लोग आ सकेंगे। तो हमारी सामूहिक शक्ति का ये कभी कभी जो प्रदर्शन होता है, उससे बड़ी भावनाएं होती है, उससे बड़े सौहार्द बनता है। देश की एकता का, समाज की एकता का, मानव मात्र की एकता का एक संदेश संसार में जाता है। उस संसार में ऐसा संदेश जाए, उसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ 25 जनवरी सन 2024 को दिल्ली में। यदि दिल्ली में न हुआ तो कोई और जगह देखेंगे, लेकिन कोई सेंट्रल जगह हो न देश भर के लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। जय शंकर। कार्यक्रम की पूर्णाहुति एक मंत्र के साथ करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएं।
विश्वमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता माग्रदे कस्य सिद्धनम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आभार। विकीर।